नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं कुमारी ममता का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा YouTube चैनल न केवल देखा बल्कि मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दिया। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए। तो चलते हैं हम अगली कड़ी में अपने पार्ट 3 में। हमने पार्ट 2 में पहले ही आपको संविधान और संविधान में राजभाषा की स्थिति के बारे में पहले से ही बताते चले आ रहे हैं। तो चलते हैं अगली कड़ी में। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था अनुच्छेद 343 क्या था, उसके बाद 344 के बारे में भी बताया था कि उसमें राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो उसी कड़ी में थोड़ा सा और जुड़ते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का मेरा वही टॉपिक है, राजभाषा का संवैधानिक स्वरूप। ठीक है, तो चलते हैं अनुच्छेद 344 की तरफ, जिसमें हमने पहले बता दिया था कि इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ था जो 7 जून 1955 में हुआ था। आयोग में 23 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 22 राजभाषाओं के एक प्रतिनिधि होते हैं। सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होता है और राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर रहे हैं और वर्तमान में जो अध्यक्ष है विनय पाठक है ना। पिछले प्रश्न मैंने पूछा था मगर किसी का जवाब नहीं आया, लेकिन आज मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि राजभाषा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विनय पाठक हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। साथ ही साथ इसी में से आपके जीके के, राजभाषा के, सीटेट के, यूपी टेट के, यूपीपीसीएस के, केवीएस पीजीटी, नवोदय पीजीटी है ना, डीएसएसबी पीजीटी, टीजीटी सभी के क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं। अब बस आप वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और सब मतलब उसको लाइक करते जाइए। बस आप एक बार रिस्पॉन्स जरूर करिए। तो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर, वर्तमान अध्यक्ष है विनय पाठक। अब बात करते हैं अनुच्छेद राजभाषा आयोग में जो है इसी के अंतर्गत जो अध्यक्ष है या उसके सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को कुछ सलाह भी दे सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। कुछ सिफारिशें भी वो दे सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि वो सिफारिशें कौन कौन सी, किन किन विषयों पर वो सिफारिशें दे सकता है। वो संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने की सिफारिश कर सकता है। यानी जो भी ये सदस्य हैं है ना, 23 सदस्य, वो राष्ट्रपति से संघ में यानी केंद्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातचीत का जो जरिया है उसके लिए वो हिंदी का कह सकते हैं कि वो हिंदी का प्रयोग करें। वो राष्ट्रपति को सुझाव दे सकता है, उन्हें सलाह दे सकता है कि आप केंद्र से कहें कि वो हिंदी भाषा के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे। इसके अलावा संघ के सभी या किसी भी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का निर्बंधन यानी निषेध करें। यानी कि ये जो सदस्य हैं ये सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को कि वो जो शासकीय जो राज्यों में जो कार्य हो रहे हैं अंग्रेजी में उसको कम करने की हिदायत या उनकी सिफारिश वो कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तथा संघ की तथा राज्य की अधिनियमों तथा उसके विभिन्न बनाए गए नियमों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसमें हिंदी भाषा के प्रयोग की वो बात कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो संघ हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उन सबों में जो भी बातें होती हैं वो हिंदी भाषा में करने के लिए वो उसके लिए सलाह दे सकता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब अनुच्छेद 344 एनक्लोज 4 के तहत क्या कहा गया है। इसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 344(4) के अनुसार इसमें एक 30 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन का प्रावधान है। यानी कि एक तरफ हमारा राजभाषा आयोग हुआ, राजभाषा आयोग बना, फिर उसमें जो है उसमें समिति भी बनी। तो वो समिति जो है उसमें क्या था कि उसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। टोटल मिलाकर 30 सदस्य इस प्रकार से शामिल किए जाते हैं। उनका चुनाव कैसे होगा
जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार यानी एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। तो जो प्रथम संसदीय समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? नवंबर 1957 में, नवंबर 1957 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है प्रथम संसदीय सदस्य समिति का गठन किया गया था। और 1959 में इन्होंने पहली बार प्रतिवेदन यानी आवेदन भी किया था। तो इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है हिंदी को यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया था, है ना, आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। राजभाषा तो वो लिखी हुई है कि वो राजभाषा है, लेकिन मानने वाली बात आती है कि राजभाषा से ऊपर कोई एक भाषा है, वो है राष्ट्रभाषा, जिसको आधिकारिक रूप में ना सही लेकिन आम तौर पर जनरल वे में मान लिया जाता है कि वो राष्ट्रभाषा है। लेकिन संविधान में इसे आधिकारिक रूप से नहीं घोषित किया गया। ठीक है, अब राजभाषा बना। अब ये बात आती है कि अब इसको स्थायी स्वरूप प्रदान करना है। तो संसदीय समिति बनी और जो उसके सदस्य थे इन लोगों ने अब क्या किया, अब किसकी मांग की? स्थायी राजभाषा आयोग। एक नया टर्म आया, स्थायी राजभाषा आयोग। ठीक है, अब क्या करना था? जो ये राजभाषा आयोग 1955 में बना था, अब क्या कर दिया उसको? राजभाषा, स्थायी राजभाषा आयोग कर दिया था। इस आयोग की गठन की सिफारिश संयुक्त संसदीय समिति ने की थी। इसको जो बनाया था, ये जो स्थायी, ये किसने बनाया था? वो ये समिति ने बनाई थी, है ना। स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? ये जो समिति थी इसने इसका गठन किया था, जो कि 1961 में हुआ था। 1961 में स्थायी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में। और राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। याद रखिएगा, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। और स्थायी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1961 में। किसके अनुसार? ये सदस्यीय संयुक्त समिति के अनुसार। और इसको राजभाषा 2 नाम दिया गया था, है ना। स्थायी राजभाषा आयोग को क्या नाम दिया? स्थायी राजभाषा आयोग 2 के नाम दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1976 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। किसको? स्थायी राजभाषा को समाप्त कर दिया गया। उन्नीस सौ 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर क्या बना? उसकी जगह पर क्या आया? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। इसके स्थान पर क्या आया? वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग आया। तो ये इसका निर्माण हुआ। देखिए, पहला जो राजभाषा आयोग बना वो 1955 में बना, है ना, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर, है ना। उसके बाद सदस्य समिति बनी, है ना, 1957 में। उसने क्या किया? 1959 में उसने अपना प्रथम प्रतिवेदन दिया और ये निर्धारित किया कि अब जो है स्थायी राजभाषा आयोग होगा, जो कि 2 नंबर से, जिसका राजभाषा आयोग 2 के नाम से होगा। लेकिन उसको क्या किया? 1976 में उसको समाप्त कर दिया गया। उस आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह पर क्या कौन सा आयोग आया? वैज्ञानिक तकनीकी आयोग आया, जो आज भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 344 भी आज हमारा खत्म होता है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 345 की। हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहिंदी भाषी प्रदेश हैं, नॉन हिंदी प्रदेश हैं।
जिनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, आदिवासी लोग भी हैं, है ना, और पूर्वोत्तर राज्य की भाषा भी है, दक्षिण भारत के राज्य हैं जिनमें उनकी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसी संदर्भ में ये अनुच्छेद है, वो क्या कहता है कि राज्यों को अपनी स्वयं की प्रादेशिक, यानी अपने प्रदेश की स्वयं की अपनी प्रादेशिक भाषा को चुनने का अधिकार है। इसमें प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार करेगा। यानी अगर एक राज्य चाहे तो वो जो भाषा खुद बोलता है ना, जो उस प्रदेश के जो बहुसंख्यक भाषा बोलते हैं लोग, बहुसंख्यक जो लोग भाषा बोलते हैं, उसको भी वो अपना प्रादेशिक यानी अपना राज्य का दर्जा उसे दे सकता है। या एक से अगर मान लो क्षेत्रीय भाषा ज्यादा बोली जाती है, उसके अलावा हिंदी के अलावा कोई और बोली जाती है ना, जैसे मणिपुर में मणिपुरी के अलावा अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अलावा वहाँ मणिपुरी भी बोली जाती है। तो उसी प्रकार अगर उन दोनों में ऑप्शन नहीं है ना, कि अगर वो अपने प्रदेश की भी भाषा के बारे में भी, अब जैसे अंडमान वगैरह निकोबार वगैरह है, वहाँ पर जो है बहुत से लोगों का समूह है ना, ऐसा द्वीप है, तो वहाँ पर क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित करवाया गया है वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वो उनकी कमाई का भी जरिया बनता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा आधार क्या है, वो हिंदी है। तो या तो वो हिंदी, वो जो अगर निर्धारित नहीं कर पा रहे तो वो हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित करवा लें, या अगर नहीं तो वो अपने राज्य में जो भी भाषा बोली जाती है उसको राजभाषा घोषित करवा लें। अगर नहीं, उन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो अंग्रेजी भी इस यहाँ की जो है राजभाषा घोषित कर दी जाएगी। तो पहले ये है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक, यानी उस राज्य में जितनी भी बोलियां, जो भी क्षेत्रीय बोली बोली जाती है, उनमें से या तो कोई एक वो प्रधानता दे दे, है ना, या हिंदी को वो अपने शासकीय राजभाषा के रूप में घोषित करता है। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल की राजभाषा, जब तक राज्य का विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता है, तो क्या होगा, तब वहाँ के जो शासकीय प्रयोजन के लिए जो भाषा प्रयोग की जा रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंग्रेजी का ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी शासकीय, ऐसे राज्यों में क्या होगा, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ लगातार जारी रहेगा। संघ की राजभाषा हिंदी वर्तमान में 9 राज्यों में बोली जाती है। ये मैं आपको सबसे पहले वीडियो में जब हिंदी के रूप बताए जा रहे थे, बोलियों और क्षेत्रों में बताया जा रहा था, मैं उसमें बता चुकी हूँ कि हिंदी 9 राज्यों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ये क्या है, राजभाषा है। इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार ने सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में क्या किया है, हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया है, और जबकि वहाँ की मुख्य राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की जो राजभाषाएं हैं वो क्या है, वो अंग्रेजी है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 346 की। याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड कौन कौन से राज्य है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। अगर पेपर में आ जाए, ऑप्शन में भी आ जाएगा, है ना, ऑप्शन में आ जाएगा, जैसे कि मिजोरम दे दिया कि मिजोरम की राजभाषा बताइए, और ऑप्शन दे दिया अंग्रेजी, हिंदी, मिजो, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं के वहां भी नाम दे देंगे। तो
गलती हम ये लोग करते हैं क्योंकि हम भारत में मिजोरम को मानते हैं तो हम हिंदी को लगा के आते हैं, तो ये गलती ना करिएगा। अंग्रेजी वहाँ की क्या है, राजभाषा है। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? अनुच्छेद 346 जो है वो असल में संप्रेषण की भाषा के बारे में बात कर रहा है। ये जो कम्युनिकेशन होता है संघ और राज्यों के बीच, यानी पत्र आदि की जो पत्र आदि यानी जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन जिसपे हम करते हैं। अब पहले क्या होता था, जब ये मोबाइल नहीं होते थे तो पत्रों से कम्युनिकेशन होता ना, तो इसीलिए इसको पत्र आदि के नाम से भी जानते हैं। जब संप्रेषण करने के लिए क्या करते थे, जब संघ और राज्य आपस में कोई बातचीत करनी होती थी तो क्या करते थे, वो पत्र लिखते थे, है ना, पत्र लिखते थे। तो वो पत्र किन दो भाषाओं में लिखा जा सकता था, या तो हिंदी में होता था या राज्यों या अंग्रेजी में। तो क्या है इसके लिए, संघ में प्रशासकीय प्रयोजन के लिए, यानी कि जो केंद्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी वहाँ जो भाषा प्रयोग की जा रही थी, दो भाषाएं प्रयोग की जा रही थी, एक हिंदी और सह भाषा अंग्रेजी। तो संघ में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। संघ और राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। यदि हिंदी प्रदेश केंद्र से कोई बातचीत करना चाहते हैं या कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो हिंदी में करते थे। बाकी जो नॉन हिंदी प्रदेश थे वो केंद्र से जो बातचीत करते थे या केंद्र जब उनसे बातचीत करता था तो वो अंग्रेजी में करता था। तो ये तो रहा अनुच्छेद 346। तो अब इसमें नोट करने वाली बात और क्या थी कि दो या अधिक राज्य जब आपस में करार करके, यानी कि आपस में जब बातचीत करते थे, है ना, तो राजभाषा हिंदी को पत्र आदि की भाषा स्वीकार करते, यानी जब दो राज्य आपस में जब बात करते थे तो वो हिंदी का प्रयोग करते थे, है ना, प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक राज्य संघ से जब बात करता है तब वो क्या करेगा, वो हिंदी या और अंग्रेजी में बात करेगा। वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग पत्र आदि के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 347। आर्टिकल 347 यानी 343 क्या कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, यानी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी मान लो एक राज्य हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, यानी उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हमने देखा खड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर इस राज्य में, ब्रज भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर, अवधी भी बोली जाती है यहाँ पर, कन्नौजी भी बोली जाती है ना, भोजपुरी भी बोली जाती है। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो जनसंख्या जिस बोली को सबसे ज्यादा बोलती है तो उसको हम देखेंगे, है ना। पर पता चलता है कि कोई दो ऐसी भाषा होती है जो बराबर स्तर पर बोली जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में मान लो भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है या अवधी या ब्रज भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो क्या वहां पर निर्णय नहीं लिया जा सकता? तो ऐसे में क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, किसी एक बोली पर विशेष बल न दिया जाकर, यानी यहाँ पर जो विशेष उपबंध है वो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ राज्यों में, क्योंकि बहुत सारी बोलियां होती हैं। तो ऐसे में क्या कंडीशन रखी जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है बोलियां बदल जाती हैं। तो इस विशेष उपबंध में क्या करेंगे, हिंदी को ही राजभाषा निर्धारित रखा जाए, ये ऐसा प्रबंध करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वहाँ की जनसंख्या का भी ध्यान रखते हुए जो भी नियम है वो बनाए जाने की वहाँ पर बात की जाती है। अनुच्छेद 348 क्या कहता है, एससी या और एचसी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय। एससी से यहाँ क्या मतलब है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय या, और ये है हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय, है ना। इतना तो खैर आप लोग जानते ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो अधिनियम और विधेयक जो आएंगे, इन आदि सभी में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में बातचीत होगी, क्योंकि संघ में जो है दो भाषाएं जब प्रयोग की जा रही हैं, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा पर जोर देने वाली बात
कही गई है। उसके अपने अपने क्लॉजेज हैं, वो भी हम देख लेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। तो अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अधिनियमों विधेयकों आदि में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो अंग्रेजी भाषा में वो प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 349 क्या कहता है, इसमें जो है भाषा से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं से संबंधित नियम अधिनियम लागू किए जाते हैं। भाषा से संबंधित कुछ विधियां, है ना, कि कौन सी भाषा में कौन कौन सी कह सकते हैं ना, मतलब भाषा के सुधार पर जो है उसके व्याकरण पर, उसको उच्चारण पर विशेष बल कैसे दिया जाए। तो अनुच्छेद 349 के अनुसार भाषा से संबंधित कुछ विधियां, कैसे उसको लागू करना है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, राजभाषा बनाए जाने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना है, तो उससे संबंधित जो है जो है ये नियम, ये जो है अनुच्छेद उस संबंध में विशेष प्रक्रिया के प्रावधान के बारे में बातचीत करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 और 51 की। बात करते हैं अनुच्छेद 350। इसे हम दो क्लॉजों में बांट लेते हैं। पहला, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 350(1), 350(a) या 350 का। इन तीनों को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि 350(a) क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की जाए। क्या होता है कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है ना, राज्यों में और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में, तो वहाँ के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं प्राथमिक शिक्षा में, है ना। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि जो है राजभाषा में जो है, जो वहाँ के प्रदेश की जो राजभाषा है उसमें ही सारी शिक्षा दी जाती है ना, अब तक जो दी जाती थी। और जो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता था, ज्यादातर जो कॉन्वेंट के स्कूल होते हैं वहाँ अंग्रेजी भाषा में ही सारी शिक्षाएं दी जाती थी, बल्कि उनकी और जो उनकी मदर टंग होती थी उसको मतलब बच्चे को बोलने के लिए कहा जाता था। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है, खासकर कॉन्वेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जहाँ इंग्लिश मीडियम की बहुत ज्यादा बहुतायत होती है, तो वहाँ क्या करते हैं, बच्चों की जो है, जो गांव क्षेत्र का जो बच्चा आता है ना, उसको थोड़ा सा बड़े उस तरीके से देखते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हीन नहीं बोल सकते, मतलब कमजोर नजर से देखते हैं कि हाँ इसके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, जो है आज भी कई स्कूलों में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे से ज्यादा अंग्रेजी बोलने का प्रयास करवाते हैं। हम भी क्या करते हैं, घर पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जो बच्चा जैसे बचपन में अपनी दादी और नानी की भाषा बोलता है ना, बोली में वो अपना विकास करता है, मगर स्कूल में क्या करने लगता है कि वो उस बोली को बोलने लगता है और अंग्रेजी में बातचीत करना आरंभ कर देता है, जिससे क्या होता है वो अपनी रूट से अलग हो जाते हैं, यानी अपनी जड़ से वो अलग होने लगता है ना। यहाँ पर जो है एक भाषा पर जोर दिया जाता है जो इस स्कूल की माध्यम है, जैसे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, लेकिन क्लॉज ये कहता है या आर्टिकल ये कहता है कि जो प्राथमिक लेवल यानी शिशु प्रथम यानी फर्स्ट सेकंड की क्लास, यानी जो यूकेजी और एलकेजी या प्राइमरी जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं उनको, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, जो बहुभाषी क्लास होती है ना, जिसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय क्लास, है ना, बहुभाषिकता वाली क्लास, क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र से जो बच्चा आया है, मान लो दिल्ली में जो एक फैमिली आके रहने लगी बिहार से, है ना, बिहार से कोई दंपत्ति आके रहने लगा, है ना, उसकी नौकरी लगी और उनका एक बच्चा होता है जो जिसको अब एडमिशन चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, हालांकि वो हिंदी में अपना विकास करेगा, थोड़ा बहुत वो अंग्रेजी सीखेगा, लेकिन क्या होता है वो बच्चा अपने माँ बाप की बोली भी वो सुनता है, जिसमें वो बिहार की बोली का या वहाँ की जो क्षेत्रीय बोली का है उसमें बातचीत करता है ना। तो जब स्कूल में जाता है तो उसके जो स्कूल के अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उस पर क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने का वो करते हैं, दबाव डालते हैं कि जैसे मान लो अगर वो सेव कह रहा है तो उसे सेव ना कहलवा कर कहेंगे इसको दिस इज अ एप्पल, सेव दिस इज अ एप्पल। तो इस तरीके से उसका पूरा वाक्य सेंटेंस क्या है अंग्रेजी में ही करवाना शुरू कर देते हैं, मतलब रट्टे की तरह से रटवाना शुरू कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि मान लो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बिहार का है, एक बच्चा यूपी का है, एक बच्चा झारखंड का आकर आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो बल्कि उनकी लैंग्वेज, छोटे बच्चा
जब उसको इंट्रोडक्शन दे तो उनसे कहें कि वो अपनी बोली में, यानी कि जो तुम्हारे माँ बाप जैसी भाषा में बात करते हैं, वो जो भाषा लेकर चल रहा है उसी में उसको उसका इंट्रोडक्शन देते रहें, और धीरे धीरे जो है एक क्रम वाइज जो है उसकी भाषा में सुधार करें, है ना। तो बल्कि वो जो उसकी लैंग्वेज होगी, जो वो एक क्या करेगी, बल्कि आपकी भाषा में सहायता करेगी, उसके विकास में सहायता करेगी। और जो दूसरे क्षेत्र का बच्चा है वो उसकी बोलियों के शब्द भी ग्रहण करेगा, और बिहार का बच्चा जो है झारखंड के बोलियों के शब्द ग्रहण करेगा, जिससे उनकी वोकैबुलरी जो है, शब्दकोश में जो है वृद्धि होगी। तो एक तरीके से जो है भाषाई, बहुभाषाई जो क्षेत्र का जो है यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय है 1 से 5 तक की बात यहाँ पर आ जाती है, यानी जो शिशु प्रथम से लेकर पंचम तक की कक्षाएं जो आती हैं, वो ये कहा है कि अपनी मातृभाषा में शुरू करनी चाहिए। तो उसी से संबंधित यहाँ पर जो है बात की गई है। अब बात कर लेते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष के संदर्भ में। यहाँ पर मातृभाषा के बारे में बात की गई है ना। यहाँ पर जो है 3 द्विभाषी क्षेत्र जो है बात, त्रिभाषा सूत्र की बात भी आ जाती है, यानी कि एक तरफ आप मातृभाषा को लेकर बच्चे को शुरू करें, है ना, और फिर धीरे धीरे जो है राजभाषा को प्रयोग करें, और फिर साथ साथ जो माध्यम है स्कूल का माध्यम, वहां पर जो है इसको पढ़ाएं, स्कूल का जो माध्यम है उससे आप पढ़ाएं, है ना। तो यह त्रिभाषा सूत्र की बात यहाँ पर प्रतिस्थापित की जाती है। इसी तरह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की जो भाषाएं हैं, क्या है, आज हमारे पास कितनी जो संथाली है, बोडो है, ऐसी भाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन आज तो उनको खैर राजभाषा में दर्जा दे दिया गया है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो और भी आदिवासी भाषाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, जैसे एमपी में बहुत आदिवासी क्षेत्र है ना, आपके पूर्वोत्तर में बहुत सारे ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास में बहुत सारे ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जो वहाँ की बोलियों को लोग पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। तो ये जो अनुच्छेद है ये उनको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है कि जितना हो सकता है जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जिनकी मात्राएं कम है, जिन ऐसी बोली जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, उनको संरक्षण प्रदान करने की यहाँ पर ये बात की जा रही है। 350 ख में 350 अनुच्छेद 350 ख, जिसे हम 350(2) की बात हम यहाँ कर सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध, यानी कि उनकी जो भाषा है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो भाषा है उसको संरक्षण प्रदान करना। अब लास्ट जो आता है हमारा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 ये बताता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश देता है। तो अंत में ये आता है कि अगर हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है तो अनुच्छेद 351 का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें स्पेशली राष्ट्रपति द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि जितना हो सके उतना हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्यों को ये निर्देश देते हैं राष्ट्रपति कि आप जितना हो सके उतना हिंदी में अपना प्रचार प्रसार करें। तो आज मेरा ये वीडियो आज समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको भारतीय संविधान में राजभाषा की स्थिति, इसके आयोग, उसकी समिति, उसके अध्यक्ष, उन सब के बारे में विशेष जानकारी दी। साथ ही अध्यायों का भी विश्लेषण किया कि अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 343 से 344 तक जो है प्रथम अध्याय, 345 से 347 तक जो है द्वितीय अध्याय, 348 से 349 तक तृतीय अध्याय, 350 से 51 तक चौथा अध्याय यहाँ हमारा आज समाप्त होता है। और साथ ही हमारा ये भारतीय संविधान और राजभाषा से संबंधित आज सारी चीजें यहाँ समाप्त होती हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है, आज मैं फिर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं अभी अपने सभी व्यूअर्स से, अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी स्टूडेंट्स से जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी शिक्षा को समझ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि हमारी जो संसदीय समिति थी, प्रथम संसदीय
प्रथम संसदीय समिति जो बनी थी वो कब बनी और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आज का मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि प्रथम संसदीय समिति कब बनी और उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसका आंसर, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे और जो लोग नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना ना भूलें।